हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है वे आँखें। यह आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित है और इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, इनको प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जो इन्होंने ये कविता लिखी वे आँखें, वह मूलतः प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर यहाँ पर करारा प्रहार भी किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन बहुत ही आहत भरा रहा है और यही इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से चित्रित किया है। चलिए अब हम पदों को एक एक करके पढ़ते व उनकी व्याख्या को समझते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। जो बच्चों प्रसंग में लिखोगे आप, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वह आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दिशा का वर्णन किया है। तो बच्चों, अंधकार की गुहा सरीखी उन अखियों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रादन। तो कवि ने भारतीय किसान के जो भयंकर शोषण का तो वर्णन किया है, उसमें शोषित किसानों की गड्ढों में धसी हुई आंखों का अंधेरी गुफा के साथ दिखाया है। जो अंधकार की गुहा सरीखी मतलब जो किसानों की आंखें हैं, वह एक अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिसके मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। मतलब इसके द्वारा जो कवि है उसके मन में एक भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है उनमें बहुत दूर तक कोई कष्ट भरा हुआ है। जो दयनीयता व दुख का मौन रुदन उसमें भी भरा हुआ है। रोदन मतलब जो अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, तो वो एक तरीके से वो अंदर ही अंदर उनका जो दुख है वो बस जाता है। जो उसकी आंखों में भयानक गरीबी का भी दुख व्याप्त है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य भय किसका। कहते हैं ऐसा लगता है उसमें जो उसकी आंखों में गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत कितना अच्छा था। अतीत में किसान मूलतः स्वाधीन था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव वो किसानों पर पड़ा। किसानों की दशा दयनीय होती चली गई। उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया, मतलब उसको दूर कर दिया है। तो यहाँ पर किसानों की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि उस शोषित किसान के बारे में बात कर रहा है जिसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी है और वह अंधेरी गुफा के समान डरावनी प्रतीत हो रही है। कवि को किसान की आंखों से डर लगता है, क्योंकि उनमें गहरी निराशा व हताशा और उदासीनता छिपी है। पहले किसान की दशा अच्छी थी। वह अपनी खेती का मालिक था और आत्मनिर्भर था। आज उसकी हालत खराब है। उसकी दीन दशा के कारण समाज ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। उसके साथ देने वाला कोई नहीं है। आगे पढ़ते हैं। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। इसमें किसान अपने अतीत की याद करता है, जब उसकी आंखों के समक्ष खेत लहलाते नजर आते थे, जबकि उन आंखों में उसे अब उन खेतों से उन्हें अब बेदखल कर दिया गया है। अर्थात जो ज़मीनें हैं वह सारी
जमींदारों ने हड़प ली हैं। ये लहराते थे खेत द्रगों में, उसकी आंखों में उसे अभी भी खेत लहराते हुए नजर आते हैं। अब उसे अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया है। हस्ती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके त्रन त्रन से, मतलब उनके रोम रोम में, उनके हर जगह सिर्फ उन्हें हरियाली ही नजर आती थी। अब इनके जो खेत, कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी कभी हरियाली लहराती थी, उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज सब कुछ खत्म हो गया है। आंखों ही में घूमा करता वह, उसकी आंखों का त्यारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जीवन ही में मारा, जवानी में ही मारा। किसानों की आंखों में उसके जो प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। आगे मतलब वह उसे दृश्य याद आता है जब जवान बेटा जमींदार के कारिंदों ने, जो जमींदार थे, जो उसके लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। यह बड़े ही दुख की बात थी कि मतलब इन पंक्तियों में जमींदारों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है कि वह भारतीय किसान है, उसकी ज़मीनें जमींदारों ने कानून का सहारा लेकर हड़प ली। खेती के कारण किसान का जब जीवन खुशहाल था, खेतों में हरियाली लहरी थी, तो इससे किसान की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी। अब लेकिन जो उनका आँख का तारा किसान का जो जवान बेटा था, उसकी हत्या कर दी गई। कारिंदों ने पीट पीट कर मार डाला। यह दृश्य उसकी आंखों में, किसान की आंखों में घूमता रहता है। वह ज़मीन पर कब्जा करना चाहते जो ज़मींदार होते हैं वह, और जब उसका बेटा मना कर रहा था, मतलब बीच आया, तो उसने जो किसान के जो कारिंदे थे, जो उसके जो लोग थे ज़मींदारों के, उसने उसको पीट पीट कर मार डाला। आगे बोलते हैं, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह कर आंखों में चुभती थी वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। आगे बोलते हैं, जब कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है तो किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को भी नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की कहानी। किसान को जब सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब उसके बर्धों की जोड़ी अर्थात बैलों की जोड़ी भी उससे छीन ली गई और उसको भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है कि उसके रोजगार का उससे साधन ही छीन लिया गया। किसान के पास एक दुधारी गांव उजली, जिससे वह बहुत प्यार से उजरी कहता था। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, कि उसके सिवा किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी दूध निकालने के लिए। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित हो जाता है। यह सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश व हताश हो जाता है। तो महाजन ने किसान ने ऋण लिया, तो महाजन ने क्या किया, ऋण की वसूली करने के लिए उसके खेत घर सब नीलाम कर दिए, बैलों की जोड़ी तक उसकी नीलाम कर दी, और किसान ने एक दुधारू गाय थी उसकी प्रिय, वह भी बेच दी ऋण चुकाने के लिए। तो किसान को उसकी बहुत याद आती है। आगे बोलते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख देख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इसमें कहते हैं, किसान की जो पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि उसकी जो पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं कर सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते, आंखें आती हैं भर। और पत्नी की मृत्यु के बाद जो आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी बिना दूध मुही जो बच्ची थी वो भी मर गई।
घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया गया। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, और जिससे किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। तो इसमें बच्चों किसान की बड़ी ही आर्थिक जो हालत थी वह दयनीय थी। पत्नी बीमार थी और जो बेटी थी वह भी मर जाती है, और आर्थिक अभाव के कारण वह अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा सका। आगे बोलते हैं, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। मतलब अब यहाँ पर किसान को अपनी मृत्यु पर मतलब जो उसकी पत्नी की मृत्यु हुई उस पर विशेष शोक नहीं है। वह तो उसे पैर की जूती समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह कर लिया जाता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद पर बहुत कष्ट होता है। जब उसकी याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं तथा छाती फटने लगती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। मतलब जो सुख के दिन थे जब उसकी आंखों के सामने आते हैं एक क्षण के लिए, तो प्रसन्नता तो आ ही जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है, तो उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। तो बच्चे जो प्रस्तुत काव्यांश है यहाँ पर स्त्री की दशा को दिखाया गया है कि उसे पैर की जूती कहा गया है। तो जिससे यह सिद्ध होता है कि जो तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। किसान के मन में सर्वाधिक दुख अपने बेटे की मृत्यु का होता है, क्योंकि जवान बेटा था, उसकी खेती का एकमात्र सहारा था और उसकी आंख का तारा था। तो वास्तविकता आभास होने पे किसान को सुखद यादें जो तीखी नोक के समान उसके दिल में चुभने लगती हैं। उसके मन में आक्रोश उमड़ उठता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये कविता का सार समझ में आया होगा। कविता का जो ये सारांश है, पाठ है, व्याख्या है, आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।